चलिए इस बीच हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग गेस्ट भी जुड़े हैं, ऋतु अरोरा हमारे साथ हैं और उनसे हम ये जानते हैं कि ये जो सो कॉल्ड मोदी फैक्टर है और उसके साथ जो मैक्रो फैक्टर है उसमें आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट में क्या होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग खबर मार्केट में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक डायरी सौंपी है। उस डायरी में अपेरेंटली पिछले 10 साल में नेताओं को क्या क्या पेमेंट हुई है उसकी डिटेल्स हैं, देखते हैं क्या होता है। बिरला ग्रुप के दफ्तर पर छापे में डायरी मिली है। ऋतु, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देयर इज टू मच नॉइस अबाउट इलेक्शंस और कल भी हमने मार्केट में देखा ओपनिंग जो हुई थी काफी अच्छे सेंटिमेंट के साथ हुई थी एंड ऑब्वियसली अगर मार्केट चलेगा, सेंटिमेंट अच्छा रहेगा, 6500 7000 की बात भी हो रही है। बट आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या है मार्केट पे? ये जो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मोदी फैक्टर मार्केट में बन चुका है, इज इट राइटली प्लेस्ड? नमस्कार, थैंक यू अपने शो पे बुलाने के लिए। ये बात सच है कि मार्केट का रुझान बहुत अधिक हो गया है और चुनाव के नतीजों पे बहुत सबकी आंखें टिकी हुई हैं और नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है कि प्रिय हैं मार्केट के और बीजेपी की जीत मार्केट को अच्छी लग रही है। पर मुझे लगता है कि बीजेपी का 3 स्टेट्स में जीतना मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। जैसे कि कुछ एग्जिट पोल्स ने कहा कि 4 स्टेट जीते हैं तो मार्केट ने खुशी जताई। बट चुनाव के ही ऊपर करना तो एक सट्टा हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को। और मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स, चाहे हम उसे जीडीपी के तौर पे देखें, इंटरेस्ट रेट्स देखें, इन्फ्लेशन देखें, तो सब में हल्का सुधार आना शुरू हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और देश में ही नहीं, ज्यादा जरूरी है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी, यूएस में, यूरोप में, जापान में, चाइना में, सभी जगह पे कुछ फंडामेंटल्स में सुधार आ रहा है। इससे एक नई गुत्थम शुरू होती है और फंडामेंटल्स को और ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अमेरिकन इम्प्रूवमेंट से हमारे देश का फायदा ही होगा, एक्सपोर्ट्स में फायदा होगा। बट मार्केट 16 टाइम्स फॉरवर्ड है इस समय, और इस सब के मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चुनाव के नतीजों पे, स्टेट गवर्नमेंट चुनाव के नतीजों पे मार्केट का 7000 पे जाना बनता है। फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट के हिसाब से भी मार्केट रीजनेबली प्राइस्ड है और अराउंड यही लेवल रहना चाहिए। 100 एक पॉइंट ऊपर हो सकता है खुशी के माहौल में, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एक फिर कंसोलिडेशन का दौर आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ऊपरी उछाल नहीं बनता। जी ऋतु जी, नमस्कार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, फंड मैनेजर कोशिश तो ये करते हैं कि लॉन्ग टर्म में खरीदें। तकलीफ ये होती है वो तभी कर सकते हैं जब पैसे इन्वेस्टर्स दें, रिडेम्पशन करेंगे तो पैसे होते नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी बिकवाली कब बंद होगी? क्योंकि ये मार्केट में प्रेशर वहां से ही आ रहा है। अगर ये बेचना बंद कर दें तो मार्केट चल जाए। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स इस बात को समझें कि मार्केट पिछले 3 सालों से काफी वॉलेटाइल रहा है और 5 सालों से देखा जाए तो काफी फ्लैट रहा है। इस दौरान निवेशकों का बहुत पैसा नहीं बना है और इस कारण जब भी मार्केट चल रहा है सेलिंग प्रेशर आ जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। और मेरे अंदाज से अब जबकि पिछले 2 सालों में इक्विटीज हैव आउट परफॉर्म्ड गोल्ड का माहौल बन रहा है और फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ वापस रुझान आना चाहिए और इक्विटीज इन्वेस्टमेंट दोबारा शुरू होने चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे देखेंगे आज के लिए इंडिकेटिव क्यूज क्या है। एसजीएक्स निफ्टी 6281 पर है। आप बने रहिए ऋतु हमारे साथ और सिमी आप भी बने रहिए। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शहबाजालय में। हमारे साथ अब इन्विजन कैपिटल से नीलेश शाह भी जुड़े हैं। नीलेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। साथी ऋतु हमारे साथ बनी हुई है और सिमी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, वेरी क्विकली एट दिस पॉइंट आप सलाह क्या दे रहे हैं? बिकॉज एक कंसिस्टेंट पैटर्न जो है एफआईज की बाइंग जारी है, जैसे ऋतु बता रही थी कि शायद खरीदारी के लिए अच्छा मौका है, बट डीआई नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। At this point of time, the markets are basically more factored on the local event of politics and outcome of state elections. So I think at this stage the markets have rallied quite a bit. India has been a very strong outperformer for the last many more months.
And I think the focus is now going to be back on the taper and what the US Fed really does, because that's going to signal the future liquidity movement, which in turn could decide the direction of our markets for the next maybe 2 or 3 months. So I think the FIs have poured in a lot of money, but I think now they're going to be fence sitters and see really which way the US Fed goes. राइट सिमी जी, कल ये मिहिर जो है हमारे ऑफिशियल स्टेटिस्टिशियन है, उन्होंने मुझे बड़ा 70,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया कहा। तो सिमी जी आप बताएं, कल आपका मार्केट कैप कितना बढ़ा? ऐसा मत पूछिए, सुन रहे होंगे। नहीं ना, तो देखें आप उससे क्या। और दूसरा ये बताएं कि मार्केट कैप बढ़ा या नहीं बढ़ा, कि ये कल जो है जो ये चार्ट के साथ मस्ती चल रही थी कि जो स्टॉक चलने थे वो गिरा दिए, जो नहीं चलाते वो चला दिए, तो उसमें सब गड़बड़ हो गई। देखिए आशु जी, पहले तो मार्केट कैप मेरा कितना बड़ा और कितना नहीं बड़ा ये तो मैं नहीं बता सकती, डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। पर ये बात तो मैं जरूर मानना चाहूंगी कि आप जो कह रहे थे कि स्टॉक्स में कल रिकमेंडेशन कैसे था, ये मैं जरूर कहूंगी। कल मैं निफ्टी में एक कॉल दिया था, निफ्टी में बाई कॉल दिया था, पर वो बाई मेरा स्टॉप ट्रिगर्ड हो गया था, क्योंकि मैं जब देख रही थी कि निफ्टी नीचे आया, निफ्टी फ्यूचर के बारे में मैं कह रही हूँ, निफ्टी पहले तो ऊपर में जाके सस्टेन नहीं किया था, पर जब ये नीचे आके एक लेवल को होल्ड कर रहा था, 6300 का लेवल को जब होल्ड करने का कोशिश कर रहा था, तब मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में बाय दिया था, पर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। पर कॉल में जो स्टॉक्स में मैंने कॉल दिया था, एक मारुति में मैंने दिया था, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मारुति का चार्ट एक बार खोल के देखिए। मारुति में एक अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है, 1700 के ऊपर आके बंद किया है, और कई बार मारुति 1700 से 1710 के ऊपर जाके ठीक नहीं पाया। कल करीब वहीं पे बंद किया है 1710 के आसपास। अगर आज 1710 के ऊपर जाके मेंटेन करता है तो मारुति में टारगेट बहुत ऊपर का हो सकता है। इसमें मेरा कल बाय कॉल था, जो कल चल गया था। और येस बैंक जो कि थोड़ा सा रिस्की है ट्रेडर्स के लिए, वो मैंने कल रिस्की बेट देके ही दिया था ट्रेडर्स को, पर उसमें भी मेरा 2 टारगेट अचीव हो गया था। 398 का मेरा सेकंड टारगेट था, वो अचीव हो गया था। ये दोनों कॉल मेरा कल चला। एक अदानी में मेरा व्यू बहुत बुलिश है, पर समाव अदानी कल चला नहीं था, पर वो स्टॉप भी ट्रिगर नहीं किया था। मैंने अदानी को आज के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहा है। अब देखते हैं आज मार्केट कैसा होगा। जी जी सिमी जी, आपकी चार्ट रीडिंग ठीक थी, मगर आजकल चार्ट में बहुत कुछ और चलता रहता है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऋतु जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है इस बारे में। देखिए, पिछले 5 साल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का कॉर्पस बहुत बड़ा है, नेशनल पेंशन स्कीम में भी पैसा आया है। मुझे ये बताएं, फिर भी हमारी क्यों रिलायंस है ये रिडेम्पशन पे, और जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉर्पसेस हैं किन सेक्टर्स में अभी जा रहे हैं इस मार्केट में? क्योंकि आपके पास तो रेगुलर फ्लो आता है, 20-30 साल तक आप आराम से होल्ड भी कर सकते हैं, ये तो एक्चुअल कैलकुलेशन पे होता है। तो आप किस सेक्टर्स में अभी निवेश कर रहे हैं? ये वाकई में अच्छी बात है कि हम लॉन्ग टर्म व्यू ले पाते हैं मार्केट में। और मैं अपनी कंपनी के लिए कहूं, और मैं कहूं कि हमारी ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी इसी तरह से निवेश करती हैं। लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस रहता है, इंडेक्स स्टॉक्स के लिए प्रेफरेंस होता है, सिलेक्टिवली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स लेती हैं जहां पे वैल्यू बाइंग दिखती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन कंपनियों में काफी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहती है। तो हमारा रुझान है बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की तरफ। सेक्टरल कॉल्स का माहौल नहीं है अभी, तो सभी लार्ज सेक्टर्स में बैलेंस एंड प्रेफरेंस लार्ज कैप के लिए रही है, और ये काफी अच्छा रहा है इस साल आउट परफॉर्मेंस। अगले साल के लिए भी ये नीति अच्छी रहेगी, जब तक कि मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं लेता है, जब तक रेंज बाउंड है। लार्ज कैप, क्वालिटी, अर्निंग्स ओरिएंटेड स्टॉक्स पर फोकस है और रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बाजार इंडिकेटिव पिक्स तो आए हैं, कुछ ही देर में खुलेगा मार्केट। ये देख लेते हैं कि आज के लिए ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं। चेतना है हमारे साथ। चेतना, बताइए। जी मिहिर, सबसे पहले ट्रेडिंग पिक, सबसे पहले जो जानकार की ट्रेडिंग पिक है एके प्रभाकर की बाय कॉल है। दोनों ही बाय कॉल्स हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में बाय कॉल 115 के लक्ष्य के लिए और 111 का स्टॉप लॉस। दूसरी कॉल जो वो दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, वो नजर रखने के लिए कह रहे हैं 705 के लक्ष्य के लिए 678 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। दूसरा जो जानकार है वो है हमारे नितिन मुरारका की जो पहली कॉल है कर्नाटका बैंक में खरीदारी की सलाह 107.50 पैसे के लक्ष्य के लिए और 103 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं आप। दूसरी कॉल जो है वो टाटा ग्लोबल की है, इसमें भी खरीदारी की सलाह है नितिन मुरारका की 151 के लक्ष्य के लिए और साथ ही साथ 143 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तीसरे
दूसरे जानकार मार्केट के हैं हमारे अपूर्वा सेठ। अपूर्वा सेठ की पहली कॉल जो है वो बिकवाली की कॉल है। बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है अपूर्वा सेठ की तरफ से, और फार्मा में बिकवाली की सलाह है। टारगेट 294 का, स्टॉप लॉस 308 का। दूसरी जो कॉल है अपूर्व सेठ की वो बाय एल&टी फाइनेंस है। एल&टी फाइनेंस में खरीदारी करके चल सकते हैं अपूर्व सेठ की राय 78 के लक्ष्य के लिए, और साथ ही साथ 74.6 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और मार्केट की तरफ से दो कॉल है। पहली खरीदारी की कॉल ग्रासिम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चल सकते हैं। 2800 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेक्टर में, और स्टॉप लॉस 2688 का आप लगा के चल सकते हैं। दूसरी कॉल मार्केट की तरफ से बिकवाली की कॉल है। बिकवाली करके चल सकते हैं 258 के लक्ष्य के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल में, और इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 279.8 का। और चलिए इसके अलावा रोज हम कुछ ऐसी पिक्स लेकर आते हैं जो सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक पीकर आती हैं। इफ वी हैव टू डू एनी सिमिलरिटी, आशु के पास रोज ऐसी पिक्स होती हैं, आज भी हैं, देखते हैं कौन सी है। बताइए। ये आपने बहुत अच्छा काम है। एक बहुत पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है, वो एक्चुअली ट्रक ड्राइवर्स के लिए थाईलैंड में इस्तेमाल होती थी। उसका ब्रांड दुनिया में फेमस हो गया, तो कुछ पता नहीं कहाँ क्या चीज चल जाती है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए सब डेटा अच्छा है, एफआईएस की बाइंग भी है, मगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मार्केट बंद हुआ, मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में मुझे थोड़ा सा परेशानी लग रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल जो है जिस स्टॉक की भी बात करो ऊपर जा रहा है, उसको नीचे की फ्रीज पे बंद करा है। तो ये जो है चार्ट्स का पैटर्न कहां पर मैनिपुलेट हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपसे ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। मगर चार स्टॉक जो मुझे ठीक लगते हैं मैं कह देता हूं, आप देख लीजिएगा। इंडो को रेमेडीज डाल दीजिए जरा कन्हैया, 3 महीना और 1 साल का चार्ट। 110 का इस पे रेजिस्टेंस लेके चले, 110 पे रुक गया था, 102 का सपोर्ट लेके चले, 105 का स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन है, डे ट्रेड स्टॉक नहीं है। चल गया तो 110 के ऊपर गया तो ऑल टाइम हाई पे चलता जाएगा। फिर वोल्टास ले लीजिए 121, मेरे ख्याल से मनी एक्सप्रेस में भी हमने 2-3 बार बात की है इसके बारे में। 121 का रेजिस्टेंस है, 112 का सपोर्ट ले लीजिए, 112 का स्टॉप लॉस। इमीडिएट टर्म एक्यूमुलेशन है, मतलब अगर आप डे ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये एकदम जो खुलता है तो एकदम हाई पे खुलता है, मगर गैप अप के बाद चले, ये आप जरूर देख लेना। और चार्ट सब फ्री में मिलती है, कोई भी आप इंटरनेट पे जाओ, किसी साइट पे भी खोलो, जरा चार्ट देखते रहना आप। तीसरा ऐसा ना ब्लड प्रेशर देखते रहना, अगर मार्केट में थोड़ा आप खा रहे हैं, सब अच्छा खाना खा रहे हैं, तो जरा देख ले अपना ब्लड प्रेशर। एक तीसरा पटेल इंजीनियरिंग। देखिए पटेल इंजीनियरिंग मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, इसमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है, मगर चल गया 5-6 दिनों से, तो चलो चल गया तो चलो हम भी बैठ जाते हैं उसी गाड़ी में, यही बात है। तो 159 का इस पे रेजिस्टेंस लेके चले, 45 का सपोर्ट, स्टॉप लॉस 56 पे लगा दे। मैंने कहा इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी हिलता है ना तो आप निकल जाना, मगर बाकी चार्ट जो है बिल्कुल साफ है। रितु जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में आप तो एक लॉन्गर टर्म व्यू ले सकते हैं। असली इश्यू जो चल रहा था वो ये है कि ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, कमी ये है कि कैश फ्लो ही नहीं आ रहा। आप खर्चा कर रहे हो, सरकार पैसे नहीं देती, तो आपने कैसे खत्म करें ये काम। ये बताइए कि आप कैश फ्लो की सिचुएशन ईज होते हुए देखते हैं, क्योंकि अगर ये ईज हो गई तो फिर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बिल्कुल रीरेट हो सकते हैं, मगर पैसा आना जरूरी है। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की रीरेटिंग में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। अभी इंटरेस्ट रेट्स भी हाई बने हुए हैं, और अगर देखा जाए तो वित्तीय या देश की हालत में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी नहीं। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है, जब तक कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो। ये जरूर हो सकता है कि अगर टेपरिंग नहीं होती है, एफआईएफ फ्लोज इसी तरह से बने रहते हैं, तो वो एक सेक्टर है जो अभी तक नहीं चला है उतना। पीएसयू बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स में अभी भी बाकी है, तो उस कारण से चल सकते हैं, बट फंडामेंटली मुझे लगता है समय है। जी मेरे जी ऐसा है, मेरे को लगता है हमारे सब दर्शक जो है कागज जरूर खरीदना शुरू कर दिए हैं। ये नहीं तो पेपर स्टॉक आप जरूर खरीद रहे हो, क्योंकि सब चल गए। चलिए अब नीलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, आपकी पिक्स क्या है इस समय? बिकॉज एक चीज जो देखने को मिली है मार्केट में कि रोटेशन बहुत तेज हो रहा है, स्पेशली अगर आप इंडेक्स के बाहर देखें तो बहुत तेज है रोटेशन। विद इन इंडेक्स ऑल्सो अब कल जैसे आपने बैंकिंग स्टॉक्स को देखा होता 6-7% चलना ICICI जैसे स्टॉक का। अब आज कोई रिटेल इन्वेस्टर ये सोचकर आएगा कि आज भी ये चलेगा, और आज पता चला कि उसने किसी को एग्जिट का मौका दे दिया। आपकी पिक्स क्या है? ये रोटेशन तो बाजार में चलता रहेगा, और ये रोटेशन डेली बेसिस पे भी चेंज होता रहेगा। और मेरे हिसाब से निवेशकों को
बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म रोटेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ट्रेडिंग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अच्छी तरह कर सको तो ही करना चाहिए। लेकिन जो निवेशक है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगले 6 महीना या 12 महीना अभी भी जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इंडियन कंपनीज के लिए, वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो यूएस रिकवरी से जो आ रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज खास करके सेक्टर्स जैसे आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, ये जो सेक्टर्स है उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं अगले 6 महीना 12 महीने के लिए। यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी अच्छा हो सकता है, 10 to 15% डॉलर ग्रोथ इनके अर्निंग्स आ सकते हैं। और अगर रुपी का जो डिप्रिसिएशन जो हो रहा है वो अगर चलता रहा तो इनके लिए एडिशनल अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर फोकस निवेशकों का ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, जहां पे कंपनीज जो रिलेटिवली लो प्राइस लो वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे, जैसे कि 2 व्हीलर्स है या जो मारुति जैसी कंपनी है जो बेसिक एंट्री लेवल स्ट्रैटेजी है उनकी, जो छोटी कार्स बनाने का और उसमें उनका डोमिनेंट मार्केट शेयर है, ये इस टाइप का सेक्टर और इस टाइप की कंपनीज अच्छा करती रहेंगी अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से निवेशकों को बड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और एक तरफ या तो जो जिनकी एक्सपोर्ट से कमाई हो रही है या जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक सिलेक्ट सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, वहां पे ज्यादातर फोकस रहना चाहिए। और हमारी भी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की है। जी सिमी जी, ये फार्मा पे आपका क्या ख्याल है? जुबिलेंट चला, फिर पता नहीं कहाँ रुक गया, ऑरबिंदो चला, फिर कहाँ रुक गया। इसमें अगर आपके पास कोई 2-3 पिक्स हो फार्मा में, क्योंकि तेजी तो बहुत आई थी बीच में। देखिए, जुबिलेंट को लेके मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती, पर औरोबिंदो फार्मा में जो करेक्शन आई है वो एक्सपेक्टेड था। पर जो भी है, इतना बहुत ज्यादा करेक्शन तो नहीं था। हो सकता है आज के लिए इसका सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक रह सकता है, और स्पेशली जब फार्मा मेजर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बहुत दिन से ये सब मिड कैप फार्मा में तो बहुत रैली देखा है, जैसे बायोकॉन भी मिड कैप में अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर भी। पर फार्मा मेजर्स जो है ल्यूपिन और सन फार्मा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रैनबैक्सी में खुद अपना प्रॉब्लम है, इसलिए रैनबैक्सी में भी बाई कॉल देना बहुत मुश्किल हो गया है। एटलीस्ट पोजिशनल बाइंग ट्रेडिंग के लिए तो ठीक ही है, पर जब तक ल्यूपिन और सन फार्मा में अच्छा रिकवरी नहीं देखा जाएगा, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। पर औरोबिंदो फार्मा में कल का जो करेक्शन वो कुछ मायने नहीं रखता है। 1-2 दिन के लिए डिप में जा सकता है जरूर, पर 290 का सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल है। अगर ब्रीच नहीं होगा तो वापस रिकवरी आएगी। मुझे बायोकॉन भी अच्छा लग रहा है चार्ट में। जी चलिए, रितु हमारे साथ बनी हुई है, हीमेन कपाड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं, बट रितु हैज टू लीव। रितु, आपसे आखिरी सवाल, अब इस तरह के मार्केट में जैसे आपने खुद कहा कि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस समय है मार्केट में अपॉर्चुनिटी। यहां से लेकर हमारे लिए जो अगला बड़ा ट्रिगर होगा वो वैसे भी जनरल इलेक्शंस का होगा, वहां तक आप मार्केट का सफर कैसे देखना? ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बम्पी राइड, लेकिन इफ यू हैव टू पुट अ वैल्यू टू इट, 7,000 7,500 ऑन द निफ्टी, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मैं ये नहीं मानती, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि अगला ट्रिगर जनरल इलेक्शन का होगा। इससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले हैं मार्केट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, और उसमें अगर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग बनी रहती है तो वो बहुत बड़ा संकेत होगा मार्केट के लिए। टेपरिंग को भूल जाना भूल होगी, दिसंबर तक शायद ना हो, बट अगले क्वार्टर में उसकी संभावना बनी हुई है। और जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल मार्केट में एफआई पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, तो जनरल इलेक्शन से पहले टेपरिंग मार्केट की दिशा बदल सकता है। और उसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल इंडिकेटर्स आने वाले हैं, अगर उनमें स्ट्रेंथ बनी रहती है तो वो भी एक पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। तो मैं मानती हूँ कि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा, और रेंज बाउंड रहेगा। बहुत बड़ा अपसाइड मुझे नहीं दिखता है, और मेरे ख्याल से विद एवरी अपसाइड एक कंसोलिडेशन आएगा और मार्केट +5% एंड -15% की रेंज में बना रहेगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया रितु हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग ऑन द शो। मार्केट खुलने वाला है आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग।